बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर में हमारा जो कवरेज एरिया रहेगा वो चैप्टर 18 का हमारा लास्ट डिस्कशन रहती थी कंपटीशन एक्ट के ऊपर, और साथ एजेंसी हम इसके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चैप्टर नंबर 10 वो ख़त्म कर लें, ताकि ये दो ऐसे चैप्टर रहेंगे जिसमें इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होगी। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडे कि आज फिज़िकल क्लास में मैं टाइम पर नहीं पहुँच सका ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको कवर करेंगे ताकि आज का लॉस कोई ना हो। और ये होपफुली मैं ट्राई करूँगा कि ये 3 से 4 बजे तक ये लेक्चर अवेलेबल हो जाए यूट्यूब पे, और आप लोग प्लीज़ इसे टेकअप करके अगले दिन क्लास में आइएगा। लेकिन जी, कंपटीशन एक्ट 2010 मैंने जिस तरह इसकी डिस्कशन कर ली हुई थी, आज मैंने सिर्फ रीड आउट करना था कि इसका काम क्या था। इसका काम एक ही था कि भाई सीसीपी का क़याम, कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम एक रेगुलेटर बना दे, ताकि वो रेगुलेटर एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करके रखे पाकिस्तान के अंदर। और ये बंदा क्या कर रहा होगा, ये बंदा हर उस प्रैक्टिस को डिसअलाउ कर देगा और हर उस एग्रीमेंट को डिसअलाउ कर देगा। दो चीजें, ये हर उस प्रैक्टिस को भी डिसअलाउ कर देगा और हर उस एग्रीमेंट को भी डिसअलाउ कर देगा जो कि उसे लगेगा कि ये कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करेंगी या खत्म करेंगी, रिड्यूस करेंगी। और फिर साथ ये भी बात बताई थी कि डोमिनेटिंग पोजीशन क्या होती है। तो मैंने कहा था कि डोमिनेटिंग पोजीशन कितने परसेंट होता है जी? 40% से ज़्यादा अगर आपके पास रेलिवेंट मार्केट शेयर हो, आपने किसी मार्केट के अंदर रेलिवेंट मार्केट का 40% से ज़्यादा एक्वायर किया है तो आप डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं। और डोमिनेटिंग पोजीशन में होना कोई इलीगल बात नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, बस ये है कि आपके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाएगी कि आया आपकी जो प्रैक्टिस हैं, आप जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनसे कंपटीशन डिस्टर्ब तो नहीं होता मार्केट का, या आप जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं क्या उनसे कंपटीशन डिस्टर्ब तो नहीं होता। तो ये डिटेल बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, मैंने रिकॉल करवा दी हैं। तो अब जरा पढ़ते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2010 स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर फ्री कंपटीशन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ commercial and economic activity and to protect customer from anti-competitive behavior। तो मैंने उस पैराग्राफ को आसान कर दिया और समझा दिया कि अच्छा, हमारा काम ये है कि हम कंपटीशन को प्रमोट करें, क्योंकि कंपटीशन होगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर को बेस्ट प्राइसेस मिलेंगी। मैंने उसकी एग्जांपल यूँ दी थी कि अगर आज हर कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक एंटिटी काम कर रही हो तो आप सोचें कि वो फिर अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर रही होगी। मोनोपोली अगर क्रिएट करोगे तो वो उसका एडवांटेज उठाएगी। द एक्ट एस्टैब्लिश द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक तो है कि बाय डिफॉल्ट आपकी ऐसी सिनेरियो क्रिएट हुआ कि आप ही मार्केट लीडर रह गए और मार्केट में कोई और आपको इंडस्ट्री में टक्कर देने वाला नहीं है, तो वो एक अलग बात है। जैसे इस वक्त अगर पोजीशन देखें तो जैज़ की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैज़ ने, लेकिन इट सीम्स लाइक एक एग्रीमेंट के थ्रू, एक एक्विजिशन के थ्रू उन्होंने अपनी ये पोजीशन मेंटेन की है। क्या, कौन सा एक्विजिशन की थी? वारिद की एक्विजिशन, अगर आपको याद हो तो। सो इनफैक्ट कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप खुद लकीली ऊपर आ जाते हो, ठीक है, लेकिन कई दफ़ा आप इंटेंशनली ऊपर आते हो इन चीज़ों का सहारा लेके, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस का, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स का सहारा लेकर। तो ये सीसीपी उन चीज को इंश्योर करेगा। द एक्ट एस्टैब्लिश टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हु विल इंश्योर हेल्दी कंपटीशन बिटवीन कंपनीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी। ऑब्वियस बात है, इकोनॉमी का बेनिफिट होगा। बड़ी आसान सी डेफिनेशन, गुड्स क्या है, रिटेलर क्या है, होलसेलर क्या है, ये तो टर्म्स हमें आम जबान में भी पता है। होलसेलर कौन होता है? जो बल्क में गुड्स किसको बेचता है? रिटेलर्स को, ताकि वो आगे कस्टमर को बेच सकें, ठीक है। तो होलसेलर, मैं पहले होलसेलर से स्टार्ट करता हूं, सॉरी। होलसेलर in relation to the sale of any goods means a person who purchase goods and sell them to any other person, retailer for resale purposes। तो फिर रिटेलर का हुआ जो कस्टमर, अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स बेच देगा। तो रिटेलर इन रिलेशन टू एनी सेल ऑफ गुड मींस अ पर्सन हु सेल्स द गुड्स टू एनी अदर पर्सन अदर देन फॉर रीसेल। भाई, रीसेल करने के मकसद से नहीं खरीदता, बल्कि अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचने के मकसद से खरीदता है, इसलिए हम इसे रिटेलर कह रहे हैं जी। गुड्स क्या हुई? तो फिर गुड्स तो एक बहुत ब्रॉडर टर्म हुई, इसलिए उसने देखो क्या क्या लिख दिया। गुड्स इंक्लूड एनी आइटम, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट विच इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन, जो पैसे की बिकेंगी, इनफैक्ट वो गुड्स हैं। तो गुड्स की डेफिनेशन बहुत ब्रॉडर टर्म है। ये 3 डेफिनेशन के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रेलेवेंट मार्केट। अगर कभी एग्जामिनर पूछेगा डेफिनेशन तो वो ये वाली डेफिनेशन में हमेशा इंटरेस्ट शो करेगा, पिछले 3 में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। व्हाट इज मेंट बाय रेलेवेंट मार्केट? देखो, हम रेलेवेंट मार्केट को डिटरमिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा डोमिनेटिंग पोजीशन की अगर डेफिनेशन निकाल के देखें, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसके अंदर ये बात क्लियर लिखी हुई है कि जनाब कोई भी कंपनी डोमिनेटिंग रोल में होगी
वो इन्फ्लुएंस कर सकेगी मार्केट को अगर उसका रेलेवेंट मार्केट शेयर 40% से ज्यादा हो। तो हमें समझने की जरूरत है ना फिर रेलेवेंट मार्केट है क्या एक्चुअली। तो लॉ ने एक्सप्लेन किया कि रेलेवेंट मार्केट क्या है। रेलेवेंट मार्केट दो तरीकों में उसने कहा, आप देखिए, नंबर 1 प्रोडक्ट मार्केट और नंबर 2 ज्योग्राफिकल मार्केट। आप इस रेलेवेंट मार्केट को दो पर्सपेक्टिव में देख रहे होंगे। वन इज कॉल्ड प्रोडक्ट मार्केट और द सेकेंड वन इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मार्केट। सो मैंने स्केच कंप्लीट करता करता यहां तक आ गया हूं। ये उन्होंने आपके सिलेबस से इस बार निकाल दिए, इसलिए आपके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि यार हमें रेलेवेंट मार्केट क्यों सिखाया जा रहा है। जनाब ये सिखाने के लिए, डोमिनेटिंग पोजीशन सिखाने के लिए। अच्छा जी रेलेवेंट मार्केट डिटरमिन्ड बाय सीसीपी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, विद रेफरेंस टू द प्रोडक्ट मार्केट एंड ज्योग्राफिकल मार्केट। तो हम इन दो पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं रेलेवेंट मार्केट को जब हम बात करते हैं डोमिनेटिंग रोल की। प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है? आसान आसान सी बातें, ये मेरे ख्याल आपने इकोनॉमिक्स में भी कहीं ना कहीं देखी होंगी। मींस मार्केट कंप्राइजिंग ऑफ इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो बड़ी आसान सी बात, सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स, अगर मैं कहूँ जनरल स्टोर उठा के देखो ना किसी भी बिजनेस में, अगर सारे बिजनेसेस को छोड़ के जनरल स्टोर देखें तो वहां पर आपको ये इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट मींस एक की जगह दूसरी इस्तेमाल की जा सकती है। जैसा इसमें कॉमन आपको सोप्स, आपको टी जो वो हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपको बेशक लिप्टन यूज करें या दानेदार यूज करें, व्हाटएवर, ठीक है ना। सो ये तमाम क्या है? सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट, एक की जगह दूसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल की जा सकती है। ज्योग्राफिकल मार्केट क्या है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कहते हैं कंप्राइजिंग द एरिया, बल्कि इसको समझाने से पहले मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर आप सियालकोट के जहन में लेकर आए तो सियालकोट की इंडस्ट्री, हमारे सिटी की इंडस्ट्री जो है, सियालकोट सिटी है ना, हमारी सिटी की इंडस्ट्री किस चीज में ज्यादा फेमस है अगर गौर किया जाए? जी सियालकोट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा ही है, एक पूरा नाम है दुनिया में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, इनका सियालकोट का। सेकंड आपको स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट इवन के वो जो वर्ल्ड कप होता है उसमें भी इन्हीं का फुटबॉल जा रहा होता है, फीफा का है ना, फीफा कप। हाँ, सो इनफैक्ट आपको स्पोर्ट्स इंस्ट्रूमेंट में इनकी मार्केट मिलेगी। इसके अलावा गारमेंट्स में ये बहुत आगे हैं, ठीक है। ये 3 मार्केट्स। अच्छा चलो जरा मूव करके आते हैं हम लोग इसके अलावा दूसरी मार्केट फैसलाबाद। फैसलाबाद क्या है? अगर आप देखो तो कपड़ा, ऑब्वियसली गारमेंट्स, उधर आप अगर एक घर छोड़ के एक घर में लूम लगी हुई है, इतने वो मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है कि एक, मैं जब मेरा जो लास्ट विजिट था उसमें वो ऐसा ही फील होता था कि एक घर के बाद एक घर में इंडस्ट्री ओपन हुई है। बेटा बहुत स्मॉल स्केल, लेकिन हर एक ने इंडस्ट्री ओपन की हुई है क्योंकि बिजनेस है वहां पे। सो अगर आप गौर करो तो सियालकोट में अगर देखा जाए, इन्हीं 2 सिटीज का डिफरेंस, क्योंकि लाहौर में तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का ज़्यादा रुझान है, लेकिन वो भी इंपोर्टेड है, लोकल इंडस्ट्री बहुत कम है यहाँ पे। चलो मैं इन्हीं 2 सिटीज़ को देखूँ, सियालकोट और सॉरी फैसलाबाद को। सो सियालकोट और फैसलाबाद को अगर हो तो सियालकोट के अंदर अगर कंपटीशन देखा जाए तो किन चीज़ों में होगा? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, गारमेंट्स में। फैसलाबाद में आओगे तो फैसलाबाद में सिर्फ गारमेंट्स में। तो देखा जाए तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनफैक्ट अगर आप एक लोकेशन पे खड़े हो तो वहां की मार्केट होमोजीनियस मार्केट समझी जाएगी। अब मैं होमोजीनियस को पहले समझा लूं। होमोजीनियस मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें प्रोडक्ट के दरमियान जो डिफ्रेंसिएशन है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है और वो होता है प्राइस का। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता। मतलब मैं इस इंडस्ट्री ए से लूं या इंडस्ट्री बी से माल खरीदूं, क्वालिटी में, या यूं कह लेते हैं, चले और क्लैरिफाई कर लेते हैं, मैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस इंडस्ट्री से खरीदूं, मैन्युफैक्चरर से खरीदूं, या इस मैन्युफैक्चरर से खरीदूं, ए से लूं या बी से लूं, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वालिटी अप टू मार्क है दोनों की, डिफरेंस सिर्फ आएगा प्राइस में। ऐसी मार्केट को आप कहते हो होमोजीनियस मार्केट। मेरी बात समझ आई? एक जैसी प्रोडक्ट जिसमें डिफरेंशिएशन कोई चीज नहीं है। ये मैं ये वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वाला वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी। किधर गया? ये वाला एक वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी। सो हम लोगों को दोनों मार्केट्स में, दोनों मैन्युफैक्चर में अगर फर्क करना हो तो सिर्फ ये एक फैक्टर जिसकी बेस के ऊपर हम फर्क कर रहे होंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। सो प्राइस वुड ओनली बी अ डिटरमिनिंग फैक्टर। ऐसी मार्केट को कहते हैं होमोजीनियस मार्केट। क्लियर? या होमोजीनियस प्रोडक्ट कह लें। सो मैं समझाना ही चाह रहा हूं कि अगर मैं एक लोकेशन पे खड़ा हूं, मैं सियालकोट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सपोर्ट्स,
गारमेंट्स, जबकि मैं अगर सिटी चेंज करता हूं, लोकेशन चेंज करता हूं और मैं फैसलाबाद आ जाता हूं, तो फैसलाबाद में होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स। सो अब इस डेफिनेशन को समझना आसान हो जाएगा जहां पे आपने होमोजीनियस समझ लिया। अ ज्योग्राफिकल मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया in which the undertaking यानी business are involved in such supply of product या service in which the condition of competition are sufficiently homogeneous। यानी वो कहता है कि अगर मैं ज्योग्राफिकल एरिया की बात करूं तो वो एरिया जहां पे बिजनेस इन्वॉल्व हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज में, जो कि कौन सी हैं? होमोजीनियस हैं। मीन्स क्वालिटी वाइज सेम है बट डिटर्मिनिंग फैक्टर ओनली प्राइस है, एंड विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, और जिन्हें अलहदा किया जा सकता है, नुमाया किया जा सकता है फ्रॉम द नेबरिंग ज्योग्राफिकल एरियाज। यानी सियालकोट को डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम फैसलाबाद से। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। इज दैट क्लियर? सो इन दोनों का रेफरेंस से, ज्योग्राफिकल मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट के रेफरेंस से आप लोग डिटरमिन कर रहे होते हो रेलेवेंट मार्केट को, और ये किसका काम है? सीसीपी का काम है। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोहिबिशन अंडर दी कंपटीशन एक्ट। उसने एक और सेक्शन आपके कोर्स का हिस्सा बनाया। कौन कौन सी बेटे? प्रोडक्ट मार्केट। जी जी, सब्स्टिट्यूटेबल होती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। देखो, मैं अगर घर से चाय लेने गया हूं और मुझे चाय की तलब है, तो इनफैक्ट अगर मैं, वैसे यहाँ पे क्वालिटी वाइज डिफरेंशिएशन आ रही थी, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के मुतबादल इस्तेमाल की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर एक चाय नहीं मिली, सपोज लिप्टन आना बंद हो गई है, तो लोग ज़रूर कोई ना कोई, अगर वो चाय के पिए बगैर उन्हें मौत पड़ती है, तो वो कोई दूसरी चाय ज़रूर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे किसी और ब्रांड नेम को। जबकि हैरानकुन बात ये होती है कि कई लोगों ने तो एक इमेज बिल्ड किया हुआ है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिप्टन को देखो तो मार्केटिंग है, उसका इमेज बिल्ड किया हुआ है कि यार एक से कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड फैमिली और सोफिस्टिकेटेड ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि एंजॉय लाइट चाय एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो इनफैक्ट दे गो फॉर लिप्टन। ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। और फिर एक दानेदार का ऐड भी वैसा बनाया जाता है मार्केटिंग के, यार कड़क चाय, तेज, मतलब आपको इस तरह की चाय पसंद है तो ठीक है आप दानेदार इस्तेमाल करें। जबकि आपको मज़ेदार बात बताऊं तो ये पीछे दोनों से मैंने दोनों ब्रांड्स के मैन्युफैक्चर सेम है। एक ही मैन्युफैक्चर दोनों बना रहा है ब्रांड। आधी वाम को इस पे पागल किया हुआ है, आधी वाम को इस पे पागल किया हुआ है, और कंपटीशन भी है। मैं यूं कहता हूँ होम इट्स अ फैमिली कंपटीशन, कि अपने ही घर के अंदर दो ब्रांड ऐसे बिल्ड कर दिए और दोनों को आपस में लड़वा दिया। आधे लोग इधर बैठे, आधे लोग बैठे तो मेरे घर ही है ना। इसी तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो मैट्रेसेस वाले हैं, या आप देखते हो कि यार बेतहाशा इनके ऊपर वो लगी हुई है, आमने सामने बैठे होते हैं, जैसा वो मोल्टी फॉर्म है, ड्यूरा फॉर्म है, डायमंड फॉर्म, ये सब लंबी एक लिस्ट है इन सब की। आमने सामने बैठे आपको कंपटीशन में नजर आएंगे, जबकि आप हैरान होंगे कि इनमें से भी आधे मैन्युफैक्चर सेम है। मतलब मोल्टी फॉर्म बनाए, एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ तो मोल्टी फॉर्म बनाने वाला जो डीलर है, इनफैक्ट वही उनका जो दूसरा ब्रांड है ड्यूरा फॉर्म के नाम से, जो उनके कंपेटिटर में आमने सामने शॉप खोल के बैठा है कि सर वो तो एम ही है, चोर हैं, इतनी महंगी प्राइस, ये मेरा ले। सो इनफैक्ट दोनों प्रोडक्ट एक ही मैन्युफैक्चर किया। क्वालिटी मैटर करती है, यहाँ पे क्वालिटी डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन मैन्युफैक्चर सेम होता है। सो ऐसे भी हैं लोग जिनको नहीं पता ऐसी हरकतें हो रही हैं। अच्छा जी, नो पर्सन शेल अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन। अब देखो लॉ ने, हमारा अलमिया ये रहा कि हमें बुक में एग्जाम में या आईकैप ने जब बुक कंपाइल की तो उन्होंने ये डेफिनेशन शेयर नहीं की, लेकिन हमें डोमिनेटिंग पोजीशन का रोल प्ले शेयर कर दिया कि भाई कौन सी पोजीशन का गलत इस्तेमाल। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अब मैं पढ़ने जा रहा हूं कि वो कंपनीज जो डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं वो कोई इलीगल कंपनीज नहीं है, हो सकती हैं, लेकिन उन डोमिनेटिंग पोजीशन वाली कंपनीज के ऊपर अब्यूज और कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो नो पर्सन शैल अब्यूज डोमिनेटिंग पोजीशन, नंबर 1। अच्छा, कोई भी नहीं इस्तेमाल करेगी। एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन शैल बी डीम्ड टू बी मेंटेन्ड। हम ये समझेंगे कि आपने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है इफ इट कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे विच प्रिवेंट, रिस्ट्रिक्ट, डिस्टॉर्ट कंपटीशन इन द रेलेवेंट मार्केट, जिससे रेलेवेंट मार्केट का कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इनफैक्ट अगर आप इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली बात आप समझे जाएंगे कि आपने गलत इस्तेमाल किया अगर आपने हेल्थी कंपटीशन को डिस्टर्ब किया। दैट्स ऑल। ठीक है, अब क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो कि लॉ की नजर में ये अब्यूज है डोमिनेंट पोजीशन का। नंबर 1,
द एक्सप्रेशन प्रैक्टिसेस शैल इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू। अच्छा पेपर कैसे आना है, पेपर डिस्क्रिप्टिव आना है, हमेशा डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। लिमिटिंग प्रोडक्शन सेल एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस। बेटा देखो प्रोडक्शन को लिमिट करना, क्या मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता अगर मैं मार्केट लीडर हूं, और मार्केट लीडर का मतलब है अगर मार्केट में 100 रुपए की सेल होती है तो शायद 50 रुपीज 60 रुपीज की मेरी सेल है, इसका मतलब है इतनी क्वांटिटी मैं सप्लाई कर रहा हूं। तो व्हाट इफ मैं क्वांटिटी को रिड्यूस कर दूं, तो क्या हरकत करूंगा? लिमिटेड प्रोडक्शन ना, लिमिटिंग प्रोडक्शन। अगर मैं ये प्रोडक्शन रिड्यूस कर दूं तो क्या होगा? मार्केट में सप्लाई क्या होगी? कम, डिमांड हाई, प्राइस। सो मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूं मार्केट को स्पेकुलेशन करके। स्पेकुलेशन ना भी करूं तो मुझे स्पेकुलेशन पे शर्मिंदा करते हो ना, मैं प्रोडक्शन कम कर देता हूं। जहां मैं फैक्ट्री 3 शिफ्टों में चलाता था, मैं 1 शिफ्ट में चलाना शुरू कर दूं, प्रोडक्शन खुद ब खुद कम हो जाएगी। देखो ना एक जो शिफ्ट चलती है वो 8 घंटे की शिफ्ट होती है। 8 घंटे का मतलब है 3 शिफ्टें दिन में चल सकती हैं 24 घंटे में। तो अगर 3 शिफ्ट्स में, और बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम कर रही हैं, जैसे मैं मास्टर टाइल्स को जानता हूं, मास्टर टाइल इंडस्ट्री बंद होती ही नहीं है, वो 3 शिफ्ट्स में काम करती है। लोग चेंज होते जाते हैं, लोग नए आ जाते हैं, स्टाफ चेंज होता जाता है, ठीक है। सो अगर प्रोडक्शन वो लिमिट कर दें तो मार्केट में सप्लाई लिमिटेड और डिमांड हाई, और अगर वो ज़रूरत है लोगों की तो फिर प्राइसेस आसमान पे जाएंगे और फायदा होगा मैन्युफैक्चरर को। सेल्स एंड अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस, आप अपनी मर्जी से सेल प्राइस बढ़ा लो। मैन्युफैक्चरर क्यों डरता है सेल प्राइस बढ़ाने से? उसे लगता है साथ वाला कंपेटिटर कम में दे रहा है, क्वालिटी भी सेम है, लोग उसके पास चले जाएंगे। सो बचाने के लिए वो क्या करता है? टक्कर की प्राइस रखता है। तो अगर उसको ऑप्शन मिल गई, तो अगर आप अपनी मर्जी से प्राइस को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, तो इनफैक्ट हम ये समझेंगे कि आपने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट पॉइंट जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम गुड्स और सर्विसेज विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन। जनाब आप एक ही चीज की डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करें। लाइक अगर फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं इसको यूं समझाता होता हूं हमेशा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 ग्रुप्स को सप्लाई कर रहा हूं, ग्रुप ए ग्रुप बी को। ग्रुप ए को मैं वही चीज 10 रुपए की दूं और उसने आगे उससे प्रोडक्शन करनी है, और आपको 15 रुपए की दूं, तो इनफैक्ट हो क्या रहा है? आपको मैंने एमी हाई प्राइस चार्ज किया है। इससे होगा क्या? अल्टीमेट फिनिश गुड बनेगी तो ग्रुप बी कभी ग्रुप ए को कंपीट नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो रॉ मटेरियल ही महंगा खरीद रहा है। सो डिस्क्रिमिनेशन मैंने क्रिएट की, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो वो कहता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स। जस्ट अ मिनट, हम साथ साथ इसके स्पेल ठीक कर लेते हैं। डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम गुड्स और सर्विसेज, जिसकी कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो तब भी समझा जाएगा कि आपने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। चलता है, बिल्कुल चलता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। टाई इन्स वेयर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मैं इसलिए कहा लॉ अवेलेबल है, इस्तेमाल कोई नहीं करता, लेकिन उसमें एक और एलिमेंट भी है ना, गारमेंट में चलता हो तो शायद डोमिनेटिंग पोजीशन ना हो, आपके पास मार्केट शेयर ही नहीं है बड़ा, तो लॉ को कोई तकलीफ नहीं है। लॉ तो कह रहा है उन लोगों से तकलीफ है या उनकी प्रैक्टिस से फर्क पड़ेगा जिनकी सिग्निफिकेंस है मार्केट में। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं मार्केट में 20 रुपए की सेल कर रहा हूं, जबकि टोटल मार्केट शेयर जो है वो से 200 रुपए का है, तो मेरी सेल में मैं जितना मर्जी ऊपर नीचे कर लूं, टोटल पे इंपैक्ट कोई नहीं आना। इसकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ, तो अगर आप पाकिस्तान की तबाही देखो तो इसी बात पे तो आई हुई है। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, वो आपको किसी भी चीज़ की 3 चीज़ें दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फी सेंटर में आप चले जाओ, एक आपने केबल खरीदनी हो, सपोज सिंपल सी केबल, कितना को मुश्किल काम है, वो आपको 3 केबल्स दिखाएंगे कि सर ये हाई क्वालिटी, ये उससे कम वाली क्वालिटी, ये जेन्युइन है सर। ये जेन्युइन और हाई क्वालिटी में क्या फ़र्क है जी? मतलब उन्होंने खुद ही कस्टमर साइकी सेट कर दी है, कस्टमर साइकोलॉजी सेट हो चुकी है कि भाई एक चीज़ बहुत अच्छी होती है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, उसके बाद एक कम क्वालिटी की होती है उससे कम क्वालिटी की होती है। ये उन्होंने कस्टमर कंज्यूमर साइकी तय कर लिया, उन्होंने कहा अपने फायदे के लिए ये काम कर लो। ट्रू यही कह रहा हूँ ना, मार्केट मैं वही तो कहा कि कस्टमर की साइकी के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। चलो दोबारा आता हूँ। टाई इन्स वेयर द सेल ऑफ गुड्स इज मेड कंडीशनल ऑन द परचेज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यूं कह दूं, टाई इन्स का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं कहूँगा अगर मैं सपोज शुगर इंडस्ट्री का मालिक हूँ और अब मैं डोमिनेटिंग रोल में हूँ, तो इनफैक्ट मैं कुछ यूं कह दूं कि भाई शुगर खरीद एक पेटी के साथ ये एक पेटी तुम्हें मेरी कुकिंग ऑयल की भी खरीदनी होगी, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, सर पैर ही नहीं है, लेकिन चूंकि मैं डोमिनेटिंग रोल में हूं तो मैं अपनी इस पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं बाउंड कर सकता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन द एक्सेप्टेंस ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन बाय द अदर पार्टी। ये वही बात है अगर मैं कहूं मेरी कुकिंग ऑयल की पेटी भी तुमने साथ खरीदनी है, विच बाय देयर नेचर हैव नो कनेक्शन विद द
कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप इस हद तक मिसयूज कर रहे हो तो इसका मतलब है आप डोमिनेटिंग पावर में हो और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट, apply dissimilar condition to equivalent transaction or other practices placing them at competitive disadvantage। ये वही बात कि मैंने कहा जिस तरह मैं एक ग्रुप ए को 10 रुपए की चीज बेचूं और ग्रुप बी को 15 की, तो हुआ क्या, मैंने डिसिमिलर कंडीशंस अप्लाई की, एक जैसी कंडीशंस नहीं है, टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन ऑन अदर पार्टीज। या यूं कहूं, मैं इसको और आसान समझाना चाहूं, मैं कहूं ग्रुप ए को मैंने 30 दिन के उधार पे माल दे दिया और आपको मैंने 60 दिन के उधार पे माल दे दिया, तो कौन अच्छा खेलेगा? आपके पास लिबर्टी आ गई। क्यों? क्योंकि आपको आपकी कंडीशन डिफरेंट है, ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू ग्रुप ए। तो कहते हैं अप्लाई डिसिमिलर कंडीशन टू इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एक जैसी है, मैं एक ही चीज बेच रहा हूं, ऑन अदर पार्टीज प्लेसिंग देम एट अ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो मैंने किसको कंपेटिटिव डिसएडवांटेज, तो मैंने किसको नुकसान में रखा? ग्रुप ए को नुकसान में रखा। प्रीडेटरी प्राइसिंग, मैंने आगे लिखा अंडरकटिंग करना। प्रीडेटरी प्राइसिंग ड्राइविंग कंपेटिटर आउट ऑफ द मार्केट, प्रिवेंट न्यू एंट्री एंड मोनोपोलाइज द मार्केट। बेटा देखो, मैं प्राइस कटिंग कर दूं जान के, लीडर होते हुए। जैसा मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे एक अंकल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, केमिकल था किसी चीज़ का, मुझे याद नहीं किस चीज़ का था, कि शायद परफ्यूम का, केमिकल्स जो होता है परफ्यूम में यूज़ होता है, वो उन्होंने इंपोर्ट किया। जो उस मार्केट का इंपोर्टर था उसे समझ आ गई कि भाई ये बंदा आया है और इसके बाद कुछ पैसे हैं जो ये पैसे मेरे कंपटीशन में इस्तेमाल करेगा। उसने क्या किया, अगर से इंपोर्ट हुई उस ज़माने में, अज्यूम कर रहा हूँ 100 रुपये पर केजी पे या 100 रुपये पर लीटर पे, उसने प्राइसेस उससे नीचे कर दी। उसने कहा लो जी मुझसे 90 में ख़रीद लो या 95 में ख़रीद लो, और भाई 95 में सेलिंग मिल रही है, वहाँ पे परचेज 100 की पड़ी हुई है। इसका मतलब है वो अगर बेचें तो 105 रुपये की, 110 रुपये की बेचेंगे, और होलसेल मार्केट में तो वैसे ही 1-1 रुपये का बड़ा डिफरेंस समझा जाता है। तो उन्होंने कहा जी 105 रुपये, उन्होंने कहा 95 रुपये, तो लोग कहाँ जाएंगे? 95 रुपये वाले के पास। तो अल्टीमेटली सामान बिकना बंद हो गया न्यू एंट्रेंट का, न्यू एंट्रेंट तबाह हो गया इस हरकत की वजह से। न्यू एंट्रेंट मेरे अंकल गए, उन्होंने जाके कहा जनाब मेरा सामान खरीद लो। उन्होंने कहा ठीक है, आपके सर पे एहसान करता हूँ, आपने जितने का खरीदा आपसे उतने का ले लेता हूँ, यानी 100 रुपये का आप मुझे दे दें, आपका नुकसान ज़रा कम होगा। तो उन्होंने उस तरीके से फोर्स कर दिया उस न्यू एंट्रेंट को, उस लीडर ने, कि आउट ऑफ द मार्केट, तेरे पास गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब आज मार्केट में अगर कंपीट करना हो तो बेसिक रूल ये बन गया कि आपके पास या तो प्रोडक्ट यूनिक हो, यानी बी अ फर्स्ट मूवर, और सेकंड पॉइंट ये हो गया कि अगर आप कंपीट करना चाहते हो तो कैपिटल आपका उस एग्जिस्टिंग ऑनर से ज्यादा, एग्जिस्टिंग पर्सन से ज्यादा हो, तब आप उसको कंपीट कर सकते हो, वरना कंपीट करना मुश्किल। सो प्रीडेटरी प्राइसिंग या अंडरकटिंग करना जो उस पर्सन ने की वो अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है। बाइकॉटिंग एनी अदर अंडरटेकिंग फ्रॉम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ एनी सर्विसेज। खुद तो नहीं प्रोडक्शन रोक रहे, लेकिन साथ वाले को कह रहे तू रोक दे प्रोडक्शन, तब भी हो जाएगी और डिमांड हाई और प्राइस हाई। और रिफ्यूजिंग टू डील, या कोई पर्टिकुलर डील करने से इनकार कर दें, इस ये ओपन एंडेड पॉइंट है रिफ्यूज टू डील। मतलब ठीक है आपकी मर्जी, आपको नहीं भैया मैंने डील नहीं करनी, इनफैक्ट शायद वो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो, आपको नहीं करनी। रीज़न क्या? इसका मतलब आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल उठाना चाह रहे हो। तो चलें प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए ज़रा सारे। अब ये देखें यहाँ पे उसने एग्जाम्पल में जरूर लिखा है हैविंग मार्केट शेयर ऑफ 60%, ताकि आपको बताया कि डोमिनेटिंग रोल में है। सो याद रखिएगा डोमिनेटिंग रोल 40% से ऊपर अचीव हो जाता है। प्लीज एग्जाम्पल 1 जरा देखिए। जी डन। जी कम किए प्राइसेस, क्या किया उसने? लिमिटेड कहता है एन एग्जेक्टिव प्लान दैट XYZ लिमिटेड वुड हैव टू बियर लॉसेस इन दोज सिटीज फॉर सम टाइम, बट दिस स्ट्रेटजी, अच्छा स्ट्रेटजी बनाई क्या है? मैनेजमेंट टीम ऑफ XYZ लिमिटेड हैज फाइनलाइज्ड अ स्ट्रेटजी टू लोअर द प्राइस सिग्निफिकेंटली इन सम सिटीज, सॉरी वे रिसेंटली स्मॉल कंपेटिटर हैव इमर्ज्ड। भाई मुझे पता लग गया कि मेरी पूरे पाकिस्तान में बिजनेस है, लेकिन सियालकोट में 2 नए कंपेटिटर, 2 लोगों ने सर उठाया है, इनकी तोन वड़ देते हैं। तो इनकी तोन वड़ने के लिए आसान काम है कि बाकी कंट्री, बाकी सिटीज़ में मेरा उतने ही प्राइस पे माल जा रहा है, वहाँ पे मैंने क्या किया? सप्रेस कर दी प्राइस को। तो मैंने इनफैक्ट इस नीयत के साथ काम किया कि मैंने कंपटीशन को डिस्टॉर्ट की। ये मेरी प्रैक्टिस क्या होगी?
ये मार्केट प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं उनको तबाह करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो उसने इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया। लें जी, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट। लो जी, अभी तक हमने बात की कि कौन सी प्रैक्टिसेस डिसअलाउड हैं। अब हम बात करें कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि डिसअलाउड हैं, कि जो कि इंडस्ट्रीज को, जो कि बिजनेसेस को आपस में नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके इस तरह के एग्रीमेंट से मार्केट में क्या होगा, कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन खराब होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सो ऐसे एग्रीमेंट की भी एक लिस्ट है। उसने कहा नो अंडरटेकिंग, कोई बिजनेस भी शैल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट, कोई भी बिजनेस एग्रीमेंट में एंटर नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाएगा विच हैव द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग, रिस्ट्रिक्टिंग और रिड्यूसिंग कंपटीशन विद इन द रेलिवेंट मार्केट, जिसकी वजह से क्या हो, मार्केट में कंपटीशन रिड्यूस हो। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात जो उसने एक्सप्रेस की यहाँ पे, वो पहली बात है अनलेस एग्जम्प्टेड। ये बात मैंने कल भी समझाई थी कि कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो कि एग्जम्प्ट होंगे, आपको देखने में लगेगा कि यार इनसे कंपटीशन डिस्टॉर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी अलाउ कर दिए जाएंगे, फिर भी सीसीपी कहेगा हाँ जी आप वो एग्रीमेंट कर लें। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें मैंने कहा था कि एक लॉ में ही, एक इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सेक्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 है, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि जनाब अगर किसी एग्रीमेंट की कॉस्ट, सॉरी, अगर किसी एग्रीमेंट का बेनिफिट उसकी कॉस्ट से ज्यादा हो, यानी बेनिफिट अगर देखें कि अगर हम कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं, ऐसे एग्रीमेंट को अलाउ कर रहे हैं, तो इसके कुछ नुकसानात होंगे, लेकिन इससे आने वाले बेनिफिट ज्यादा होंगे। मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, तो बेनिफिट ज्यादा है ओवर दी कॉस्ट, तो ऐसे एग्रीमेंट्स अलाउ कर सकता है सीसीपी। इस तरह के एग्रीमेंट्स को कहते हैं एग्जम्प्टेड एग्रीमेंट्स। तो एग्रीमेंट्स के अंदर ऐसे एग्रीमेंट अलाउ हो सकते हैं जिनकी इजाजत तो देखने में तो लगेगा इनसे नुकसान हो रहा है, लेकिन वो अलाउ कर दिए जाएंगे। ऐसे एग्रीमेंट को हम कहते हैं एग्जम्प्टेड एग्रीमेंट्स। इज दैट क्लियर? बेटा नुकसान ऐसे कि देखो, मैं अगर कहूं कि आप जैज को अलाउ कर दो कि हाँ सारों को वाइप आउट कर दे, तो फिर क्या होगा, अपनी मर्जी के उसके कॉल रेट्स हो जाएंगे, अपनी मर्जी के पैकेजेस हो जाएंगे। अभी तो उसे फिर समझ आती है थोड़ी सी जैज को कि यार जो डाटा पैकेजेस हैं उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज हैं जो उसे टक्कर दे रही हैं, जिसके अंदर से जोंग है, जिसके अंदर टेलीनॉर है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो जोंग ने बड़ी टक्कर दी हुई है उसको डाटा पैकेज के अंदर। तो ये एक एलिमेंट है जो कंपटीशन हेल्दी मेंटेन रखता है। उसे पता हो सबको फारिग कर देना और जायज़ ही जायज़ है, तो फिर अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज कर रहा होगा, हाई कर रहा होगा, और कस्टमर कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे यूज़ तो करना है। देखो यही रीज़न है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, दूसरा शुरू में अगर आपको याद हो तो जब सिम्स मिलती थी, ये डाटा मोबाइल्स की सिम, तो खाली सिम ही खाली 3-3 हज़ार रुपये की, 4-4 हज़ार रुपये की सिम होती थी, ठीक है। मुझे याद है मेरे एक अंकल ने परचेज़ की, 3,000 रुपये की सिम थी उस ज़माने में। अब वो 3,000 रुपये की सिम, ठीक है, और आज क्या है, मुफ्त ले लो, बीच में पैसे भी ले लो उनसे। क्यों? रीज़न इसका मतलब पहले भी इतनी ही इसको सस्ती थी, तो फिर पहले इतनी महंगी क्यों देते थे? तो एक दो चीज़ें, एक तो या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, दूसरा मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन के साथ वाला का दे रहा है फ्री, तुम क्या करोगे, तुम्हें भी फ्री देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो जी, कहते जी एनी सच एग्रीमेंट। अच्छा, ये एग्रीमेंट होगा किस हवाले से? प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्विजिशन के हवाले से, ठीक है। आप ऐसे एग्रीमेंट कर रहे होगे जिनसे प्रोडक्शन को डैमेज करोगे आप। एन एग्रीमेंट शैल, एनी सच एग्रीमेंट शैल बी वॉइड, सच एग्रीमेंट इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू। भाई ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, आप लोगों का क्रिमिनल माइंड इससे आगे जा सकता है। हमारे मुताबिक ये लोग हैं, फिक्सिंग द परचेज, सेलिंग प्राइस और इम्पोजिंग एनी अदर ट्रेडिंग कंडीशन विद रिगार्ड टू द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी गुड्स। ये काम अगर आप कर रहे हो कि आप लोगों ने मुका कर लिया है, इतनी प्राइस रखते हैं, इससे नीचे नहीं बेचनी, ऐसे होते हैं एग्रीमेंट्स के नहीं होते, तो ये गलत है कि आपने शेक हैंड कर लिया कि भाई कंपेटिटर के साथ, यार तू भी इससे नीचे ना बेची, मैं भी इससे नीचे नहीं बेचूंगा। मतलब अब कस्टमर को कभी इस प्राइस से, हमने अज्यूम किया हम अपनी प्रोडक्ट 500 रुपये से नीचे नहीं बेचेंगे, तो इनफैक्ट मिनिमम प्राइस तय कर ली तो कस्टमर को अब 500 से नीचे कहीं से नहीं मिलनी, ऐसी हो रहा होता बिल्कुल। लेकिन अब वो देखे ना, वो इस तरह का एग्रीमेंट है जिसको सुपरवाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं, फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल। वंस अगेन प्रोडक्शन को फिक्स करने का एग्रीमेंट कर लो कि भाई तू भी इतनी बना, मैं भी इतनी बनाता हूँ, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, हमें दोनों को फायदा होगा। डिवाइडिंग और शेयरिंग ऑफ मार्केट फॉर द गुड्स और सर्विसेज, वेदर बाय टेरिटरी, बाय वॉल्यूम, बाय टाइप ऑफ गुड्स सोल्ड। जा आज से कराची तेरा, लाहौर मेरा,
तू लाहौर में इंटरनेट अपनी चीजें ना बेची, मैं कराची में नहीं बेचूंगा। तू कराची को तबाह कर, यानी तू कराची को मिस अपनी प्राइसेस हाई करके वहां से बेनिफिट कमा, मैं लाहौर से कमाता हूँ। पता नहीं चलेगा ना, अगर पता चलेगा तो प्रोहिबिटेड है, फौरन से पहले ये एग्रीमेंट खत्म करा दिया जाएगा, ठीक है। या इस एग्रीमेंट के खिलाफ फिर पेनल्टीज पड़ेंगी दोनों कंपनीज को कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उस मार्केट में अगर पहले ट्रेड कर रहे थे तो अब क्यों नहीं कर रहे, तुम अगर पहले कराची में माल बेचते थे तो अब क्यों नहीं बेच रहे, सियालकोट में तुम्हारा माल ज्यादा तो अब क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। वो अलग बात, एक्सक्यूजेस बहुत बनेंगे, जनाब वो हमें सूट नहीं करता, फिजिबल नहीं है, बला बला बला, लेकिन फिर भी ये गलत है तो गलत है, प्रोहिबिटेड है, ठीक हो गया। लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। टेक्निकल डेवलपमेंट मतलब देखो बेटा, आज किसी ज़माने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखो तो जो मशीनें आज से 10-15 साल पहले इस्तेमाल होती थी आज वो इस्तेमाल नहीं हो रही। आज पूरी इंडस्ट्री रिवैम्प कर चुकी है, न्यू टेक्नोलॉजी पे जा चुकी है। तो कहीं जहाँ पे वो 50,000 यूनिट बनाते थे एक महीने में, आज वो वहीं से 1.5 लाख 2 लाख यूनिट्स बनाते हैं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने से प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव होती है। तो अगर हम आपस में ये तय कर लें कि नहीं इसी घटिया मशीन पे काम करेंगे ताकि प्रोडक्शन का बहाना रहे कि जनाब इतनी ही है, इससे ज़्यादा तो बनती नहीं है। देखो ना, आपसे जब पूछा जाएगा आपकी मशीन की कैपेसिटी तो आप आंखें बंद कर कहोगे सर 1 लाख यूनिट बन सकते हैं मंथली से। और भाई अगर तू मशीनरी थोड़ी बेहतर कर ले तो शायद तू इसी कैपेसिटी के अंदर, इसी जगह के अंदर 5 लाख यूनिट भी बना सकते हैं मंथली। लेकिन तुम कर नहीं रहे इंटेंशनली ऐसे एग्रीमेंट्स, तुमने एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई मैं नहीं करूँ। देन कोल्यूसिव टेंडरिंग और बिडिंग फॉर सेल। बेटा कोल्यूसिव को कहते हैं बिड रिगिंग करना। बिड रिगिंग क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अक्सर आपने, मैं इसको यूं एग्जांपल दे देता हूं कि आपने कभी ऑक्शन सेल देखी हो तो क्या हो रहा होता है, बिड लगा रहे होते हैं लोग ऑफर कि भाई 25 लाख, वो कहता है 30 लाख 35 लाख, ये क्या हो रही है, बिड लग रही है। तो सामने वाला पर्सन अपनी चीज सेल कर रहा है। सपोज इफ आई एम सेलिंग अ हाउस पर्टिकुलरली, आई एम सेलिंग अ प्रॉपर्टी, आई एम ऑक्शनियर, तो आप लोग क्या कर रहे हो, बिड लगा रहे हो। लेकिन अगर आपने आपस में हाथ मिला लिया हो तो इस तो उतने नहीं जाना, तो फिर क्या होगा, बिड रिगिंग होगी, ठीक है। आप बिड को एक्सप्लॉइट कर रहे होगे, आप सेलर को एक्सप्लॉइट कर दोगे, बायर मिलके। तो ऐसा एग्रीमेंट भी क्या है, वो कहता है कोल्यूसिव टेंडरिंग और बिडिंग फॉर सेल, परचेज और प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। तो ये भी ऐसा एग्रीमेंट भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। क्योंकि कस्टमर क्या होगा, जो चीज अपनी बेचने आया ऑक्शन में, वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई डिसिमिलर। हाँ, क्या हो जाता है, रेट फिक्स किया उससे ऊपर जाने का मतलब नहीं होता, मतलब बस ये होगा आपस में तय किया होगा, मैंने अगर एक रेट लगा दिया ना, खबरदार तुमने बिड लगाई तो अगर वो बिड वो वापस कर सकते हैं, टेक ओवर, मतलब कि जो बंदे जो बेच रहे हैं, हाँ वो डिनाई कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपकी देखो, अब जैसा मैंने शुरू के चैप्टर्स में बताया भी था, जो बिडर होता है ये ऑफरर है, ही इज मेकिंग एन ऑफर। आप ऑफर कर रहे हो, आई एम सेलिंग, आई एम एक्सेप्टर, आई हैव अ राइट टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन। तो ऑक्शनर को अगर कहीं पे समझ आ गई कि ये लोग मुकमुका हो गए, सपोज मैं कहता हूँ मैंने अपने घर की सेल शुरू की नीलामी में, मेरे खैर नीलामी में खुद तो नहीं करता इंसान, सपोज ऑक्शनर ने सेल शुरू की और मैं नीलामी स्टार्ट हुई है 25 लाख से, आपने कोट किया 26 लाख और कोई आगे कोट कर ही नहीं रहा। सो बिडर क्या करेगा, ऑक्शनर क्या करेगा, फिर उसे समझ लग गई कि आप ऑफरर मिले बैठे हुए हैं आपस में, शेक हैंड किया हुआ है। या फिर कई दफा एक और चीज भी होती है, मैं समझाता हूँ अभी। सो शेक हैंड किया हुआ है तो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। ही हैज अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। वो 26 लाख को विड्रॉ कर देगा, वो कहेगा नहीं अब कबूल नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू, दैट्स ऑल। मतलब कि ऑक्शनर ये भी कह सकता है कि आपकी बिड यहाँ स्टार्ट होगी, तो ऐसे ही कहता है, वो ऐसे ही स्टार्ट होता है, वरना तो बड़े हरामी लोग बैठे हैं, वो तो कभी भी नहीं करेंगे, वो कहते ही यूं ही है, वो स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि ये मिनिमम प्राइस है, स्टार्ट करो यहाँ से, यानी मेरी जो मिनिमम कोट है दैट इज 35 मिलियन, यहाँ से स्टार्ट करो, इससे नीचे कोट नहीं कर सकते। तो फिर किसी को अगर कहना है तो वो 35 पॉइंट समथिंग कहेगा, 35 से नीचे नहीं जा सकता, वो मिनिमम प्राइस लेवल है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बिडर बहुत नीचे से स्टार्ट होकर नीचे ही ना खत्म हो जाए कहीं। इस तरह तो फिर लोग 10,000 से स्टार्ट कर देंगे प्रॉपर्टी खरीदना, 10,000 की प्रॉपर्टी थोड़ी है, तो एक मिनिमम प्राइस जो है वो तय कर ली जाती है, उसके बाद वहां से कोट स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ऑक्शनर जो है वो प्राइस ही ऐसी ऑफर कर रहा है जो कि बिडर को समझ ही ना आए। जिस तरह किसी एक ज़माने में इमरान खान ने अपनी वो जो सारी फ्लीट थी उसकी, जो मर्सिडीज़ और BMW जो भी नकारा थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, तो वो उसने सेल के लिए ऑक्शन में लगाई थी, लेकिन नहीं बिकी थी। रीज़न बहुत हाई प्राइस चार्ज कर था। बायर ने कहा ये जो कोट कर रहे हैं मिनिमम प्राइस वही बहुत ज़्यादा है, उतने में हमें वारा नहीं खाती या उतने ही हमें समझ नहीं आती।
तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन है। आगे ये दोनों बातें पुरानी लिखी हुई है जी, अप्लाई डिसिमिलर कंडीशन वाली और मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट वाली, ये वही बात जो अभी पीछे आप प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस में पढ़ के आए हैं। चलें जरा एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए प्लीज एक दफा। सॉरी मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूं। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए जी प्लीज। डन, समझ आ गई बेटे मेरे? मैं तेरे सहारे पे मैं आगे डिस्कस भी नहीं कर रहा, अगर तुझे समझ आ गई तो फिर सब कुछ समझ आ गई होगी। चलो जी, फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट अपने। रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना, तो यही एग्रीमेंट ही इस तरह, और क्या है, एग्रीमेंट है या प्रैक्टिस है? हाँ तो बस ठीक है, एक चीज मिल गई ना, इसका मतलब है आप क्या कर रहे हो। अच्छा जी, हमारा लास्ट टॉपिक जो इस पर्टिकुलर सीसीपी कंपटीशन एक्ट का है वो है डिसेप्टिव मार्केट प्रैक्टिसेस। देखो लोग बहुत जालिम हैं, ये नहीं बख्शते, तो इसी वजह से कंपटीशन कमीशन की वजह से कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं कि आपको सर्फ एक्सेल का ऐड नजर आता है तो एरियल नहीं दिखाया जाता, लेकिन एरियल का कलर दिखा दिया जाता है, या एरियल के पैकेट के ऊपर एरियल को ब्लर कर दिया जाता है, या एरियल वाले अपना ऐड दिखाते हैं तो ग्रीन कलर का दूसरा पैकेट दिखा देते हैं आम पाउडर वाला, तो इनफैक्ट सर्फ एक्सेल को ब्लर कर देते हैं, या वसीम अकरम आता है तो एरियल को बेचने के लिए तो वो ब्लर किया होता है ना सर, तो वो समझ आता है ये एक्चुअली है क्या, ये डिसेप्टिव मार्केट प्रैक्टिस है कि आप एक दूसरे को गंदा कर रहे हो, ठीक है। आप अपने कस्टमर गेन करने के लिए, बिजनेस गेन करने के लिए दूसरे कंपैटिटर को, अपने कंपैटिटर को उसका डिफेम कर रहे हो, ठीक है, उसकी बेहुरमती कर रहे हो समय, तो ये प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं है आपको। फिर इसी तरह किसी दूसरे का नाम इस्तेमाल कर लेना, किसी दूसरे का लोगो इस्तेमाल कर लेना। मैं कहता हूँ सपोज जैज़ का एक नाम है ना, जैज़ का नाम इस्तेमाल करके देखो, नहीं कर पाओगे। फिर मैं कहता हूँ जैज़ का नाम तो छोड़ो, उसका वो जो लोगो है ना वो इस्तेमाल करके देखो। देखो नेस्ले का एक लोगो है, क्या वो छोटी सी स्पैरो बनी हुई है, वो देखिए वो उसका लोगो है, इस्तेमाल करके दिखाओ। क्योंकि क्या होगा, आप अगर इस्तेमाल करते हो तो इट फील्स लाइक दैट, कस्टमर को लगेगा कि ये नेस्ले का ही ब्रांड है, ये नेस्ले वालों का ही अगला प्रोजेक्ट है, तो कस्टमर क्या होगा, कस्टमर मिसलीड होगा। तो ये डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं। तो इसी बारे में उसने यहाँ पे छोटा सा एक सेक्शन 10 ऐड किया हुआ है, नो अंडरटेकिंग शैल एंटर इनटू डिसेप्टिव मार्केट प्रैक्टिसेस। खबरदार ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करोगे। डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस शैल इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल है, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज कैपेबल ऑफ हार्मिंग द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ एन अदर अंडरटेकिंग। आप ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो जिससे दूसरे के बिजनेस को नुकसान होगा। जिससे अक्सर सर्फ एक्सेल वाले कह देते हैं हमारा पाउडर नंबर 1, शुरू में कहते होते, तो उन्हें रिस्ट्रिक्शन की गई कि ये कौन सा तरीका है, अगर आप कह रहे हो कि लीडर हम है, नंबर 1 हम है, तो बाकी सारे नंबर 2 है, इसका मतलब है, तो ये गलत है, ये डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और information to consumer means distribution of unreasonable information relating to price, quality, place of product और sustainability for use। मतलब आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में ऐसी चीज कह रहे हो जो कि एक्चुअल में उस तरह की है नहीं। जिस तरह आप कहो क्वालिटी पे तो चलो मैं कहता हूँ एक अलग चीज है, आप प्राइस क्वालिटी को छोड़ के आप सस्टेनेबिलिटी फॉर यूज में, मैं कहता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर एक फीचर मौजूद है जो कि शायद बिल्कुल ऐसा ही फीचर है जो नेस्ले की प्रोडक्ट के अंदर है। सपोज मैं कहता हूँ, सपोज एग्जाम्पल, मेरी प्रोडक्ट जो है वो 10 वॉशेस तक डैमेज नहीं होगी, और साथ ही एक और गारमेंट स्टोर में कोई नाम है लाइमलाइट वाले भी कहते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट भी 10 वॉशेस तक। इसका मतलब आप क्वालिटी में कंपैरिजन कर रहे हो, और अगर आपकी वाकई 10 वॉशेस तक नहीं होती तो आप मिसलीड कर रहे हो, कंज्यूमर को मिसलीड कर रहे हो अबाउट द क्वालिटी। सो क्वालिटी पे मिसलीड करो, पे करो, प्रोडक्शन पे करो, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन पे, या सस्टेनेबिलिटी सूटेबिलिटी फॉर यूज पे करो, सूटेबिलिटी फॉर यूज। फॉल्स और मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स एंड एडवर्टाइजिंग, वही सर्फ एक्सेल और एरियल वाले एग्जांपल। फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ अनदर ट्रेडमार्क, दूसरे का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करना, वो ब्रांड इमेज वो इस्तेमाल करना, फर्म का नाम इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट का लेबल इस्तेमाल करना। देखो कई दफ़ा मैंने ऐसे ब्रांड्स मार्केट में देखा, आप लाहौर से थोड़ा सा बाहर मूव करना शुरू करते हो ना तो आपको फील होता है, मैंने तो बड़ी दफ़ा फील किया, आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने ऑब्जर्व किए कि नहीं, लाहौर में जो फेमस ब्रांड्स हैं ना उन जैसे रेप्लिकाज यानी उन जैसे कलर स्कीम का जो लेबल है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर एक इमेज देने के लिए। हल्का सच है,
है ना, ऐसा होता है ना। कलर स्कीम वही होती है, लाइक आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे सर्फ एक्सेल का कलर है, सपोज ग्रीन, और जो भी उनका कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन, वही कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा लाहौर से बाहर चले जाओ, लेकिन नाम दूसरा होता है, नाम नहीं वो यूज करते, लेकिन कलर स्कीम वही चूज करते हैं, फिर उसका लोगो डिजाइन भी वही रखते हैं कि देख, अगर पढ़ने वाला पढ़ नहीं रहा ना नाम, तो इमेज यही जा रहा है सर्फ एक्सेल। सो ये हरकत, और या फिर नाम उस जैसा मिलता जुलता नाम, एक आधा स्पेलिंग का इधर उधर करके रख लेते हैं। जैसा मैं कहूँ बट स्वीट्स के साथ न्यू बट स्वीट्स, तो वो इनफैक्ट एक इमेज क्रिएट करते हैं कि ये वही है, और न्यू छोटा सा लिखा होता है, बिल्कुल छोटा सा, कि यार ये नजर ना आए। हाँ, सो ये हरकतें क्या हैं, ये इनफैक्ट प्रोडक्ट पैकेजिंग या लेबलिंग आप उनका इस्तेमाल करते हो, तो ये भी मिसलीडिंग है, ये भी डिसेप्टिव मार्केट प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर पकड़ी जाएगी तो इस पर भी फाइन होगा। ठीक है, तो ज़रा प्लीज़ एग्जाम्पल 3 एक दफ़ा पढ़िए और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा। हाँ जी मैं पढ़ दूँ। Strong Industries Limited (SIL) is a listed company and is engaged in the manufacture of SIL cement. SIL market share है जी 23%. SIL plan करी है next year के लिए include launching a vigorous advertisement campaign. हम बड़े level पे जाके बड़ी rigorous किस्म की हम campaign करेंगे, which would involve television advertisement. हाईलाइटिंग सम ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ SIL सीमेंट, हम अपने सीमेंट जो बेच रहे हैं उसकी बड़ी धूमधाम करेंगे, एंड हाउ इट इज सुपीरियर टू द सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय अदर कंपेटिटर, और ये दूसरों से कैसे बढ़तरी रखता है हम जान के दिखाएंगे उसमें कि हमारा सीमेंट ज्यादा मजबूत वाला है। ठीक है, बाकी किसी का सीमेंट यूज ना करें। बिफोर लॉन्चिंग द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, SIL shall ensure that its marketing campaign shall not resort to, कहता है इससे पहले SIL ये इंश्योर करेगी कि उसकी मार्केटिंग कैंपेन इन 3 एक्टिविटीज में फॉल ना करती हूँ। ये वही एक्टिविटीज हैं जो ऊपर पढ़ के आए हो, कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, हार्मफुल नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे और मिसलीडिंग नहीं करोगे। तो वही बात उसने दोबारा, ये एक्चुअली एग्जांपल नहीं है, ये उसने एक्सप्रेस किया है कि अगर ऐसा कुछ करने जा रहा है तो वो इन बातों का, डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का ख्याल रखेगा। लो जी, इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया। हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाते हैं। मेरा प्लान तो वैसे परफॉर्मेंस का था, लेकिन मेरे आज टाइम पे ना आने की वजह से मैंने चैप्टर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर बहुत से क्वेश्चंस आपके मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैंने वो क्लास में इस ऑनलाइन में पढ़ा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकोगे। तो इंशाल्लाह कल बताऊंगा। चैप्टर 10 एजेंसी है, लेकिन एक काम कीजिएगा, आते हुए कल कॉपियर से कुछ नोट्स कलेक्ट करके आइएगा, मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा कॉपियर को, ताकि आप लोग वो कलेक्ट कर सकें। ठीक है जी, ले जी आ जाए, मूव करते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स के ऊपर। इसी में ऑन कर दूं, जरा कंफर्टेबल हो जाएगा। चलो जी, इसी पे ऑन कर लेते हैं। नहीं, और भी हैं बेटे, खाली सर्फ एक्सेलेरियल नहीं है, मल्टीपल कंपनीज हैं जो आपस में एक दूसरे को compete करते हैं। हाँ, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से नहीं, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैं बताता हूँ, देखो वो एक बड़ा प्यारा आर्टिकल था ना, वो एक पर्सन शेयर कर रहा था कि भाई मार्केटिंग कैंपेन क्या है, मार्केटिंग क्या है। तो उसने कहा कि देखो रॉयल रॉयस वाला है ना, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो टेलीविजन पे नहीं करता। उसे पता है कि मेरा जो कस्टमर है ना, जो मेरा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, वो इतना बिजी इंसान है कि वो इस तरह की चीज़ें टेलीविज़न नहीं देखता होगा। तो वो अपना ब्रांड, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, वो किसी और प्लेटफॉर्म का, वो डायरेक्ट मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। वो उस कस्टमर तक खुद अपने प्रपोजल्स लेके जाते हैं, उनसे मीटअप अरेंज करते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, उनको जाके वहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाता उन्हें एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए। सोशल मीडिया पे रॉयल रॉयस का कभी इश्तेहार देखा है? नहीं। कभी टेलीविज़न पे देखा है? नहीं। रीज़न उन्हें पता है उनका कस्टमर वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। सर्फ एक्सेल को पता है उनका सारा इश्तेहार देखना ही औरतों ने है बैठ के, और सबसे ज़्यादा औरतें कहाँ मिलेंगी? टेलीविज़न पे। और कहाँ पे मिलेंगी? ड्रामों के बीच में। मैं समझा रहा हूँ, ये मार्केटिंग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग। और आपको शायद इल्म नहीं होगा, जितना ज़्यादा ड्रामा हिट या जितना ज़्यादा वो प्ले हिट, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐड। उस टाइम के ऊपर वो पीक टाइम है उनका, ज़्यादा महंगा ऐड। आप मैच के, वर्ल्ड कप के दरमियान, मैच के दौरान, जब सपोज मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप चल रहे हैं और लास्ट फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तो आपको क्या लगता है वही रेट होगा जो एक आम मैच का होता है? उन्हें पता है पूरी ऑडियंस इस वक्त टीवी के आगे बैठी है, दिखाओ इनको जो दिखाना। उस वक्त सेकंड्स में पैसे हैं। मतलब मैं यहां तक कहूं कि मैंने एक बिल देखा था जिसमें 40 सेकंड्स के ऐड के
मैंने बिल जो देखा था दैट वाज अराउंड 55,000 रुपीज़ का बिल था, और ये मैं आज से आपको तकरीबन 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो एक रफली एस्टिमेट, मैं चैनल का नाम भी नहीं बोला, मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ कि ये वो बिल था। मुझे नहीं पता उन्होंने किस पीक टाइम में यूज़ किया होगा या किस लो टाइम में यूज़ किया होगा, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ बता रहा हूँ इतना बिल है 40 सेकेंड्स के ऐड का। यही रीज़न है, अगर आप कभी देखते हो कि वीडियो का ऐड पहली दफ़ा तो पूरा चलता है, उसके बाद कट जाता है बीच में से, वो इसी वजह से कटता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को कम करने के लिए, कर्टेल करने के लिए इररेलेवेंट पोर्शन निकाल देते हैं। क्रिकेट में सेम ऐसा होता है, जब ब्रेक आती है तो सामने एरियल की मूवी भी आती है किसी। ट्रू, तो ये एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए मैंने आपने जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उस हवाले से बताया कि कंपटीशंस हैं, लेकिन डिपेंड करता है हमारे पास, सामने प्लेटफॉर्म नहीं है, हम देख रहे हैं टेलीविजन वाला प्लेटफॉर्म, उसके अलावा मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस को जहन में रख के प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जाता है। चलो जी आगे आते हैं जी, हम चलते हैं अपने एजेंसी के चैप्टर के ऊपर। हम एजेंसी का चैप्टर ओपन कर लेते हैं ताकि हम वहीं से, पहले एजेंसी को मैं समझा देता हूं, फिर हम यहां से पढ़ना शुरू। बेटा करना भी चाहिए, फेवर में होता है, इन दी फेवर ऑफ कंज्यूमर है। कंपटीशन कभी भी सप्लायर को बेनिफिट नहीं देता, हमेशा बेनिफिट कंज्यूमर का। तो फिर क्यों ना लाइक करे, लाइक करना बनना चाहिए। अच्छा जी, एजेंसी रिलेशनशिप के अंदर जरा बड़ा आसान सा चैप्टर है, जरा समझते हैं। ये बल्कि डायग्राम आपके सामने नजर आ भी रही है, मुझे बनाने की भी जरूरत ना पड़े शायद। एजेंसी रिलेशनशिप है क्या, जरा समझिए। देखो बेटा, आप लोग, मैं इसको अक्सर यूं समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग जलाल सन्स पे जाते हो, या आप लोग फॉर एग्जांपल किसी और बेकरी पे जाते हो, किसी का भी नाम ले लो, जलाल सन्स हैं, केक्स एंड बेक्स है, जो भी बेकरीज अवेलेबल हैं, आप किसी एक बेकरी पे जाते हो तो फौरन से पहले आपको वहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ मिलता है जो आपको एंटरटेन करता है, आपकी मतलब की चीज़ें आपको पैक करके देता है। जैसे आप क्या कहते हो, ये हमारा क्या है, सेल्स एजेंट है, राइट। आप वो सेल एजेंट आपको वहाँ पे बैठा हुआ मिलता है, आप जाते हो, आप उससे चीज़ें पैक कराते हो और चले जाते हो काउंटर पे पेमेंट करते हो, और इनफैक्ट आप घर चले जाते हो वो चीज़ लेकर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो चीज़ें से, वो जो एजेंट था, क्या वो ऑनर था उन गुड्स का जिसने वो चीज़ें बेची? नॉट एट ऑल। तो वो पर्सन, आप उस ऑनर के, उस पर्टिकुलर सेल एजेंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट सेल का कैसे हुआ? सेलर कौन था इस सारी ट्रांजैक्शन में? जलाल सन्स वाले, केक्स एंड बेक्स वाला ऑनर। सो इनफैक्ट आप ये देखो, अगर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, इसका मतलब है आपने सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब वो केक्स एंड बेक्स वाला, वो जलाल सन्स, वो गोरमे, वो क्या है, वो आपके सेलर हैं और आप क्या हो, बायर। सो इनफैक्ट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर देखा जाए इट्स अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। और ये सेल कॉन्ट्रैक्ट किन लोगों के दरमियान है? बायर और सेलर के दरमियान। क्या वो एजेंट के दरमियान है? नॉट एट ऑल। अगर सपोज वो प्रोडक्ट खराब निकला है घर आके, तो सबसे पहले जाके इंसल्ट किसको करोगे? क्या उस एजेंट को? नो, आप उस केक्स एंड बेक्स, उस जलाल सन्स, उस गोरमे वाले को ब्लेम करोगे, उसके ऑनर को बुलाओगे, बुला भी अपने ऑनर को, ये क्या चीजें बेच रहे हो तुम, ये अप टू मार्क नहीं है, ये क्वालिटी ठीक नहीं है। सो इनफैक्ट क्या हो रहा है, आप ये गौर करो कि आप उस एजेंट को कुछ नहीं कह रहे हो, आप उस पार्टी को पकड़े हो जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। मेरी बात समझ आ रही है? सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एजेंट है, ये एजेंट सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ निगोशिएट करता है, बातचीत करता है। कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान होता है? सेलर और बायर के दरमियान। इसका मतलब है थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है। या यूं कहूं, चले अभी उस पर नहीं जाते, मैंने यूं कहा कि ये पर्सन है सलमान साहब, और सलमान साहब गए हैं से जलाल सन्स पे, और जलाल सन्स पे ये पर्सन मिला, सपोज ये मिस्टर ए मिले उन्हें, और मिस्टर ए ने ब्रीफिंग दी अच्छी खासी चीज़ों के बारे में। तो सलमान ने फौरन से पहले कुछ स्वीट्स या कुछ बेकरी आइटम परचेज कर लिए। तो इनफैक्ट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जलाल सन्स एंड सलमान। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल्स का, अगर गौर करो तो। जलाल सन्स ने सेल्स किए और सलमान ने पैसे पे किए हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? बिटवीन सलमान एंड जलाल। सो कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन, जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप कह रहे हो, ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है सलमान एंड जलाल सन्स। तो फिर ये बंदा क्या कर रहा था? ये सिर्फ ब्रीफिंग्स दे रहा था चीजों के बारे में, ये पर्सन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहा था।
कि जनाब हमारी कौन कौन सी चीज कितनी कितनी अच्छी है, कितने क्या क्या रेट्स हैं, उसके क्वालिटी क्या है। सो इसका मतलब ये जो पर्सन रिप्रेजेंटेशन दे रहा है इसे कहते हैं हम एजेंट। वो पर्सन जो किसी और के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो कहलाता है एजेंट, और एजेंट जिसके बिहाफ पे प्रेजेंटेशन दे रहा होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल। लॉ की नजर में वो प्रिंसिपल कहलाता है। इसका मतलब जलाल सन्स का जो ऑनर है वो क्या हुआ, प्रिंसिपल, और वो जो एजेंट्स थे वो क्या हुए, सेल्स एजेंट। और एजेंट हमेशा अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंटेशन देता है, निगोशिएशन करता है कॉन्ट्रैक्ट्स की। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान होता है हमेशा, सलमान या थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल्स के दरमियान। इसका मतलब मैं यूं कहूं कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होगी वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान होगी। क्या किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन थर्ड पार्टी और एजेंट? नॉट एट ऑल। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिटवीन अ थर्ड पार्टी एंड एजेंट। इसका मतलब है एजेंट विल नॉट बी बाउंड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ही नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड भी नहीं है, इज नॉट बाउंड। वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, वो तो निगोशिएशन करेगा और साइड पे होके बैठ जाएगा, उसका काम खत्म। इसका मतलब है अगर हम एजेंसी रिलेशनशिप की बात करते हैं, जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हम इस चैप्टर की बात करें, अगर आप गौर करो तो इस चैप्टर का नाम है जी आपके पास अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। तो अभी तक तो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी की, और हमने साथ ये भी कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट इस प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी में होगा। थर्ड पार्टी और एजेंट के दरमियान किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट है जो इस सारे रिलेशनशिप में बिल्टअप हो रहा है, और वो किन के दरमियान है, इन दो के दरमियान, एजेंट एंड प्रिंसिपल। एक रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान भी है, उस सेल एजेंट और जलाल सन्स के ऑनर के दरमियान एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप। सो एजेंसी रिलेशनशिप क्या है कि एजेंसी रिलेशनशिप ये कहता है, अगर मैं कंक्लूड करूं, कि एक एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंटेशन देता है, उससे निगोशिएशन करता है और उस थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा देता है अपने प्रिंसिपल के साथ, या उसका अपने प्रिंसिपल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करवा देता है। ये काम है एक एजेंट का, और इस रिलेशनशिप को बिटवीन एन एजेंट एंड प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, एजेंसी रिलेशनशिप। यहां तक बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई अच्छा, अब यहां से एक और बात इन्फर करते हैं, छोटी छोटी बातें यहीं पे बताता जाऊंगा, फिर एक ही दफा पढ़ लेंगे। एक और बात इन्फर करते हैं, इसका मतलब है एक एजेंट जो है वो किसी एक ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व हो सकता है एज एन एजेंट, और मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, वो केक्स एंड बेक्स या जलाल सन्स पे खड़ा लड़का सारा दिन ट्रांजैक्शंस करता है, निगोशिएशंस करता है सारा दिन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल डे। इसका मतलब है उसे प्रिंसिपल ने इख्तियार दिया हुआ है कि तुम मेरे बिहाफ पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स करो। मेरी बात समझ आई? लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन के राइट नहीं होते। जैसा मैं कहूं प्रॉपर्टी डीलर, आप उसे इख्तियार देते हो कि तू मेरे लिए एक मकान खरीद ले या बेच दे, सिर्फ एक दफा इख्तियार देते हो एक ट्रांजैक्शन के लिए। क्या वो आपके लिए सारा महीना खरीदता रहता, बेचता रहता? नहीं, आप उसे कहते हो ये मेरी एक प्रॉपर्टी है, प्लीज इसको सेल कर दें। वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सिर्फ एक दफा आपका एजेंट बना, या एक ट्रांजैक्शन में आपका एजेंट बना। इज दैट क्लियर? सो मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए भी इन्वॉल्व हो सकते हो और एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी। जिस तरह मैं रेडोल्फ पाकिस्तान का जब एम्प्लॉय था तो मैं उनके बिहाफ पे एजेंट के तौर पे जाता था, मुझे वो एजेंट के तौर पे अपॉइंट करते थे, मैं जाता था उनके बिहाफ पे टैक्स केसेस को टैक्स डिपार्टमेंट में डील करने, क्योंकि कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन वो खुद तो नहीं जा सकती ना, तो मुझे ही जाना पड़ेगा उसके बिहाफ पे। सो मैं जाता था, तो मैं अगर वो एक केस होता था तो मैं एक केस, मुझे एक केस की अथॉरिटी दे दी जाती थी, वो 3 होते थे वो 3 केसेस की अथॉरिटी मिल जाती, तो मुझे हर केस के ऊपर अथॉरिटी दी जाती थी।
ठीक है, हमें एक अथॉरिटी लेटर कहते हैं, उसे अथॉरिटी लेटर दिया जाता था जिसमें लिखा होता था आई हियर बाय ऑथराइज मिस्टर सलमान हैविंग CNC नंबर दिस, ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटेशन बीइंग ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड ऑल पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ दैट कमिश्नर फॉर द केस दिस। क्लियर लिखा जाता था कि सिर्फ इस पर्पस के लिए सलमान को अथॉरिटी है, इसके अलावा सलमान के पास अथॉरिटी नहीं है। सो ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन, तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए भी हो सकती है। सो ये भी क्लियर होगी पॉइंट। अच्छा, अब इसका मतलब एजेंसी रिलेशनशिप के अंदर एक प्रिंसिपल है और एक एजेंट है। अब जरा यहीं से एक और बात समझते हैं कि प्रिंसिपल कौन हो सकता है। देखो क्या, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं यहां से थोड़ी सी जगह साफ कर लेता हूं। क्या इसका मतलब ये हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन दोनों के दरमियान और एक एजेंसी रिलेशनशिप है, एजेंसी रिलेशनशिप है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है, एक ही रिलेशनशिप है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान हो रहा है, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान। तो अगर मैं पूछूं, अब मैं जरा एक छोटी सी बात डिस्कस करूं, क्या ये प्रिंसिपल एक माइनर हो सकता है? हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट किनके दरमियान होना है, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान। क्या प्रिंसिपल अगर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? फिर एजेंट के साथ, इसका मतलब है प्रिंसिपल का तो फिर फायदा ही कोई ना हुआ। तो प्रिंसिपल का इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट फिर एक कंपिटेंट पर्सन का दूसरे कंपिटेंट पर्सन के साथ होगा। अगर सपोज ये प्रिंसिपल माइनर हो तो फिर नुकसान नहीं है, फिर तो ये माइनर है, तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के साथ हुआ ही ना, फिर किसके साथ हो जाएगा, एजेंट का थर्ड पार्टी, तो एजेंसी रिलेशनशिप तो फिर हुआ ही ना, फिर तो रियल मीनिंग में एजेंसी हुई ना। सो इसका मतलब है प्रिंसिपल का माइनर मेजर होना, या मैं कहूं कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ आई? तो उसका कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अच्छा, अब इसका मतलब चलो ये तो बात आपने क्लियर कर दी। मैंने कहा माइनर हो सकता है प्रिंसिपल, लेकिन नुकसान होगा, फिर वो रियल मीनिंग में एजेंसी रिलेशनशिप होगा ही नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट, क्या अभी हमने कहा ये माइनर, क्या एजेंट माइनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जनाब। आप वो तो उसने तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, वो तो सिर्फ नेगोशिएशन कर रहा है, वो तो सिर्फ पिच दे रहा है, सेल्स पिच, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। सो ही इज नॉट गोइंग टू बाउंड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। सो माइनर एजेंट माइनर हो सकता है, लेकिन बेवकूफी है ना। माइनर का अगर माइनर एजेंट रख दिया और उसने कोई बेवकूफी कर दी तो फंसेगा कौन? प्रिंसिपल। तुम इसका मतलब तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम रख सकते हो, लेकिन तुम्हारी अपनी बेवकूफी है, क्योंकि माइनर किसी केस में बाउंड नहीं होगा। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने वाली है, एक मिनट होल्ड कर प्लीज। अच्छा जी, हमने कहा कि एजेंट्स, हम बात कर रहे थे कि एजेंट माइनर हो सकता है, लेकिन ये अपना नुकसान होगा प्रिंसिपल का। उसकी रीजन क्या है जरा देखो। दो तरह के रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी, ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट ये भी तो है बेटा, देखो, प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान। सो इनफैक्ट दो कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर तुम्हारा माइनर एजेंट हुआ और वो निगोशिएशन देता है और थर्ड पार्टी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो ओके हो गया, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। माइनर ने तुम्हें फंसा दिया, तुम थर्ड पार्टी के सामने जवाबदेह हो, तो अगर कोई लॉस होता है तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। माइनर तो बच के निकल जाएगा पतली गली से, क्योंकि माइनर के खिलाफ केस फाइल ही नहीं किया जा सकता, माइनर को तो प्रिविलेज हासिल है अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर क्या होगा? अब दूसरे केस पे आते हैं, जरा देखो। एजेंट तुम्हारा क्या है? माइनर। तो नुकसान क्या हुआ? तुम्हें नुकसान हुआ, तुम थर्ड पार्टी को जवाबदेह हो। लेकिन जब तुम आओगे घर के, तुम्हारे एजेंट की वजह से तुम्हारा ये नुकसान हुआ है, प्रिंसिपल उस पर केस करना चाहेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि एजेंट के खिलाफ, एजेंट अगर माइनर है तो माइनर के खिलाफ तो केस ही फाइल नहीं होता, माइनर से तो कोई रिकवरी होनी ही नहीं है। इसका मतलब है एजेंसी रिलेशनशिप भी ओके है,
ये कॉन्ट्रैक्ट भी ओके है, लेकिन तुम जब थर्ड पार्टी को लॉस पे कर देगा, ये प्रिंसिपल लॉस पे कर देगा, ये रिकवर नहीं कर सकेगा एजेंट से। हालांकि गलती किसकी है? एजेंट की। मिस्टेक किसकी? एजेंट की। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन टुवर्ड्स प्रिंसिपल, नॉट टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, बट ही इज इन कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रिंसिपल, तो ही शुड बी लायबल, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। तो अगर एजेंसी रिलेशनशिप ही नहीं है तो वो जवाबदेह ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक होती है लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी और एक लायबिलिटी होती है अमंग पार्टनर्स या अमंग प्रिंसिपल एंड एजेंट, या यूं कहूं अमंग देमसेल्फ। सो एक लायबिलिटी है इसकी इस तरफ, एक लायबिलिटी है इसकी इस तरफ। अच्छा सॉरी, इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, सॉरी दोबारा रिपीट करता हूं, एजेंट की कोई लायबिलिटी नहीं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, लेकिन एजेंट रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शन के लिए किसको? प्रिंसिपल को। तो अगर तुम्हारा प्रिंसिपल माइनर हुआ तो फिर तो ये एजेंसी रिलेशनशिप नहीं है, और अगर तुम्हारा एजेंट माइनर हुआ तो फिर ये रिलेशनशिप तो बन जाएगा, प्रिंसिपल बाउंड तो हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल कुछ रिकवर नहीं कर पाएगा मिस्टर ए से। मेरी बात समझ आई है जी? सो दो तरह के रिलेशनशिप हमारे सामने है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप और एक एजेंसी का रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? अच्छा, एजेंसी के रिलेशनशिप के लिए क्या किसी पैसों की जरूरत है? नहीं। एजेंट होने के लिए क्या कंसिडरेशन होना जरूरी है? नहीं भाई, कंसिडरेशन ना भी हो तो एजेंट होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं रेडोल्फ पाकिस्तान के बिहाफ पे हर दफा मुंह उठा के चला जाता था उनको केस में, टैक्स के केसेस में रिफ्लेक्ट करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट में। क्या मुझे उसके लिए अलग से उजरत मिलती थी? नॉट एट ऑल, मेरी तो सैलरी मिल रही थी अपने काम की। ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि तुम एजेंट के तौर पर भी बिहेव करोगे। सो इट्स एन एजेंसी रिलेशनशिप। मैं जब टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के सामने खड़ा होता था तो कमिश्नर के सामने रेडोल्फ पाकिस्तान खड़ा होता था कि मेरा एक कहा हुआ वर्ड ऐसा समझा जाता था कि कंपनी ने कहा है, और कई दफा ऐसा हुआ है मुझसे गलती की वजह से कंपनी को नुकसान भी हुआ, क्योंकि मैं कमिट कर रहा है लेकिन कमिटमेंट कंपनी ने की। सो एजेंट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द प्रिंसिपल। मैं अपने प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता था, और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में खुद बाउंड नहीं होता था, बल्कि मेरा प्रिंसिपल बाउंड होता था। सो एजेंट इस हद तक जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस टुवर्ड्स प्रिंसिपल। थर्ड पार्टी को जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अपने एक्शन की वजह से प्रिंसिपल को जरूर जिम्मेदार है। बात समझ आ रही है? और इसके लिए मुझे एजेंसी रिलेशनशिप में पैसे की जरूरत नहीं है कि मुझे तनख्वाह मिलती हो एजेंट बनने के लिए। मुझे मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। 5 मिनट्स बाद हाँ, बस खत्म होने वाली है ना 5 मिनट्स बाद इंशाल्लाह। अच्छा, सो द पॉइंट इज, समझाना ये चाह रहा हूं कि इनफैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा हम लोग कहां पे थे? हाँ, एजेंसी रिलेशनशिप के अंदर पैसों की जरूरत, टू वे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। जल्दी से जरा पढ़ते हैं बुक से ताकि पता लग जाए जो हमने कवर किया है। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, दूसरे के लिए काम कर रहा है, और टू रिप्रेजेंट अनदर, और किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है इन डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी। तो देखो थर्ड पार्टी के साथ एजेंट क्या कर रहा है? सिर्फ नेगोशिएशन, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। द पर्सन फॉर हुम, जस्ट अ मिनट जी, थोड़ा सा जरा नजर आ जाए। हाँ, द पर्सन फ्रॉम हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। आगे चलते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस में यूज एजेंट, हर तरह का बिजनेस एजेंट यूज करता है। एजेंट इज अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। एजेंट कौन है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्शन ले रहा है। प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो सेल एजेंट बेकरी का, ठीक है। टू अरेंज अ ट्रांजेक्शन विद अ थर्ड पार्टी। सो आगे उसने एक खूबसूरत सा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है, बना के दिखाया है। एजेंट क्या कर रहा है जी? सिर्फ निगोशिएशन कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ निगोशिएशन कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान। तो फिर इसका मतलब हुआ, एक तो हुआ कॉन्ट्रैक्ट ये वाला प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का, और एजेंसी रिलेशनशिप क्या हुआ? ये बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड एजेंट इज एक्चुअली द एजेंसी रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप के लिए हमें पैसों की जरूरत या टू वे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बीइंग एन एजेंट टू रेडोल्फ पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए बदले में मुझे कोई कंसिडरेशन अलग से नहीं मिल रही। देयर इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अ थोड़ा सा छोटा हो गया ज्यादा ये। There is a legal relationship between a agent and principal and this relationship is called agency relationship. Is that clear? Example 1 में वो कहता है
Pasha appoints Azam to buy 10 bags of sugar on his behalf. Pasha is principal, Azam is agent, and this particular relationship is called agency relationship. अगली बात वो कहता है the agent act on the behalf of principal by negotiating with the third party. तो yes, definitely वो क्या कर रहा था ऊपर? Negotiate. Under normal circumstances, there is no legal agreement between the agent and the थर्ड पार्टी और एजेंट के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसके और इसके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट है इसके और इसके दरमियान और एक कॉन्ट्रैक्ट है इसके और इसके दरमियान। और ये बात मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाई हुई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं होती उसके ऊपर किसी किस्म का केस फाइल नहीं किया जा सकता। नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में वो कहता है पाशा appoints Azam to buy 10 bags of sugar on his behalf if in the pursuance of contract of agency Azam finalized a deal to purchase the bag of sugar from Tariq. Azam ने being an agent तारिक से bags purchase कर लिए। कहता है a wholesaler dealer in sugar on credit on behalf of Pasha, Pasha के behalf पे। There is no legal agreement between Azam and Pasha, Azam और तारिक। भाई देखो Azam कौन था? Azam एजेंट था, वो निगोशिएट कर रहा था किससे? तारिक से। तो कॉन्ट्रैक्ट किन दो के दरमियान हुआ? पाशा और तारिक के दरमियान। सो देयर इज नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन आजम और तारिक के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। आगे वो कहता है हाउएवर द एजेंट में निगोशिएट द टर्म्स, सॉरी जी थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूं। हाउएवर द एजेंट में निगोशिएट द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। बिल्कुल ठीक है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड इट इज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होगा। एग्जाम्पल 3 आप बहुत पढ़ेंगे, मैं आगे वाली बस एक लास्ट बात पढ़ जी बेटे परसों इसको फॉलो करते हुए। एन एजेंट में एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन अरेंजिंग जस्ट वन ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन के लिए भी ऐड हो सकता है। हाउएवर इट इज कॉमन इन द बिजनेस फॉर एन एजेंट टू एक्ट रेगुलरली ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल अरेंजिंग लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एंटर हो सकता है और मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए भी एंटर हो सकता है। हु मे एम्प्लॉय एजेंट? तो लिखा हुआ जी अ पर्सन हु इज इन द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच इज सब्जेक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एन एजेंट। तो मैंने यहां पे बात की कि प्रिंसिपल का कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, वरना एजेंसी रिलेशनशिप का तो कयाम ही नहीं होगा। और अगली बात वो कहते हैं एग्जाम्पल 4, 5 आप एक दफा बेटे पढ़ेंगे। हु मे बी एन एजेंट, कौन एजेंट हो सकता है? कहता है एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट। किसी को भी रख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एजेंट जो मर्जी हो, लेकिन बस ख्याल रहे ये फंसेगा ये नहीं फंसेगा, ठीक है। तो वो कहता है सच एजेंट शेल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट में है प्रिंसिपल के साथ और एजेंट अपनी गलती का जिम्मेदार होगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल, लेकिन एक्सेप्ट व्हेन सच पर्सन इज अ माइनर और ऑन साउंड माइनर। अगर ये माइनर हुआ तो ये बच के निकल जाएगा बेटे, ये तो फंस जाएगा सलमान वर्सेस जलाल सन, लेकिन ये एजेंट खिसक जाएगा अगर तुमने उस एजेंट ने माइनर हुआ, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी टुवर्ड्स प्रिंसिपल। और लास्ट पॉइंट जी, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। एजेंसी के लिए ये कंटीजेंसी की कंसिडरेशन, टू वे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। विद दिस एग्जांपल 8 में वो कहता है कि आजम प्रॉमिस टू सेल फैसल हाउस ऑन हिज बिहाफ, कि मैं तेरा घर बेच देता हूं। एन एग्रीमेंट बिटवीन अरसलान एंड फैसल इज वैलिड इवन विदाउट कंसिडरेशन। तो मैंने इसकी ज्यादा अच्छी एग्जांपल दी आपको अपनी, कि जब मैं रेडोल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा होता था तो मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते थे, हाँ, लेकिन मैं एजेंट जरूर होता था। सो एजेंसी रिलेशनशिप के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। तो बस ये बात ख्याल रखनी है कि 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जो इंपॉर्टेंट बात आज समझी कि सलमान और जलाल के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, या यूं कह लेते हैं थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रिंसिपल जवाबदेह है। एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान भी है जिसमें एजेंट भी जवाबदेह है अपनी हरकतों की वजह से, अपने एक्शंस का, लेकिन अगर एजेंट माइनर हुआ तो बच के निकल जाएगा, और अगर प्रिंसिपल माइनर हुआ तो एजेंट फंस जाएगा और एजेंसी रिलेशनशिप का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो ये था जी आज का कंक्लूजन। इंशाल्लाह हम यहीं से अगली इसकी अथॉरिटीज़ का आगाज़ करेंगे, यहीं से पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए।